तो ऐसा है कि आज का व्लॉग मैं दिन भर सोता रहा, तो आज दिन भर कुछ व्लॉग बना नहीं पाया। तो मुझे लगा कि क्यों ना यहाँ जो लाइफ है उसके हर एस्पेक्ट दिखाया जाए। और यहाँ की लाइफ का कम से कम मेरी लाइफ में एक एस्पेक्ट है नाइट शिफ्ट्स। देखो भाई, मैं नाइट शिफ्ट से बड़ी मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। क्या है कि नींद बहुत आती है। और मैं इंडिया में मैंने नाइट शिफ्ट लास्ट टाइम की थी 2000 मे बी 7-8, जब ATV में थोड़े समय तक मैंने काम किया होगा। उसके बाद कभी मैंने नाइट शिफ्ट की नहीं। और क्या, दिन में आप जितना भी सो लो, हालांकि रात को सिर्फ 8 घंटे शिफ्ट है, लेकिन वो ना डीप स्लीप आ नहीं पाती जैसे रात को आती है। तो देखो, आज नाइट शिफ्ट के लिए काम पे जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कैसा ही रहता है। इस व्लॉग को मोस्ट लाइकली मैं पोस्ट नहीं करूँगा ना, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर मुझे ठीक लगा तो क्या पता पोस्ट कर भी दूँ। लेकिन तो नाइट शिफ्ट की आफत आपको दिखाऊंगा कैसी आती है, या कितना मुश्किल होता है रात भर जाग के रहना। अभी तकरीबन 10:31 हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है। तो हम लोग निकलेंगे अभी काम की तरफ। दिखाता हूँ आपको, रास्ता भी दिखाता हूँ सारा काम का, साथ में कुछ बोलता भी रहूँगा। बारिश हो रही है, थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन जो है देखो अभी रात को है। लेकिन चलते हैं, मुझे लगता है अभी टाइम हो रहा है 10:34। तो तकरीबन 11 बजे तक वहाँ पहुँचना होता है। लेकिन अक्सर होता ये है कि सब वहाँ 10 मिनट पहले ही पहुँच जाते हैं। 10:50 पे हर आदमी पहुँच जाता है विदाउट एक्सेप्शन। कई बार इंडिया में ऐसा होता है ना कि हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए तो चल गया 5-10 मिनट, लेकिन भाई यहाँ ज़्यादातर लोग टाइम पर आते हैं। लाइट खुल गई है, आगे बढ़ते हैं। रास्ता तो क्लीन है वैसे, रात को दिक्कत है नहीं। बेल्ट मैंने लगाई नहीं, ब्लॉक बनाने के चक्कर में लग गई है। आज सैटरडे है, तो मुझे लगता है कि सैटरडे के दिन सड़क पूरी तरह खाली होगी, क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो वैसे भी रात को खाली होती है, कोई वैसा सबसे कोई शिकायत है नहीं मुझे ट्रैफिक को लेकर शाम के वक्त। 5 मिनट पहले हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस जगह में रहता हूँ उस जगह की सबसे खास बात यही है कि वो काम वाली जगह से भी पास में है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैं ऑफिस के अंदर का कुछ भी आपको नहीं दिखाऊंगा। हाँ, मैं आपसे बातचीत जरूर करूँगा जॉब के बारे में, लेकिन वो जॉब इस तरह की है और इस तरह की लोकेशन में है कि बहुत ज़्यादा पब्लिकली उसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता ना। तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे और उनको अच्छा नहीं लगेगा, और तो इसलिए उससे हम दूर रखेंगे। मतलब कहानी मेरी है, कहानी मैं हूँ, ऑफिस नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी है न्यूजीलैंड में जहाँ आप काम कर सकते हैं। देखते हैं, इस तरफ से कोई आ रहा है, कोई नहीं, सड़क पूरी खाली है, चलते हैं स्ट्रेट। और ऐसे ही एक मुद्दे पे हम आपसे और बात करना चाहता हूँ। आजकल में क्या है, मैं ये देख रहा था कि एक के बाद एक सारे के सारे लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ नेपाल के मसले को डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई नेपाल के मसले के बारे में मेरी एक राय है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बड़ा आंदोलन के पक्ष में बहुत सारा माहौल बना हुआ है। लेकिन भाई एक बात यह है कि आप देखो कि नेपाल में प्रोटेस्ट हुई, सत्ता बदल दी गई। यार, हमको ये सोचना चाहिए, और नेपाल के जितने सारे लोग हैं उनको ये लग रहा है उन्होंने कितना महान काम किया है, फाइनेंस मिनिस्टर को पीटा है, संसद जला दी है, और उससे साबित हो गया कि वो कितने ताकतवर हैं और किस तरह उन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई की। भाई बात ये नहीं है, आप जो सोच रहे हैं कि आपको इस तरह से परसीव किया गया है, लेकिन वो सही नहीं है। आपको परसीव किया गया कि भाई एक और थर्ड वर्ल्ड का, एक और एशिया या अफ्रीका का एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। भाई आप देखो, यूरोप में ऐसा क्यों नहीं होता, नॉर्वे में क्यों नहीं होता, इंग्लैंड में क्यों नहीं होता, या और कहीं क्यों नहीं होता। भाई वो सब ये कहते हैं कि हम लोग तो सब सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, तो हमारे यहाँ एक फॉर्मेट है लोगों का जिससे वो अपनी सरकार चुनती है, कुछ समय बाद सरकार को बदल देती है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ऐसा है कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुई, ठीक है, और इस प्रोटेस्ट में संसद आपने जला दी, कहा कि गवर्नमेंट करप्ट है। और मुझे नहीं पता कौन सी गवर्नमेंट थी, कैसा उसने काम किया, लेकिन एशिया और अफ्रीका में ज़्यादातर सरकारों का तो बुरा हाल है। अब आप मुझे बताओ, पार्लियामेंट जल गई, पुलिस की गाड़ियाँ जल गई, अभी तो पार्लियामेंट भी दोबारा बनेगी, और पुलिस की सब गाड़ियाँ जलाएगी भी दोबारा। भाई किसके पैसे से आएंगी? क्योंकि चीन और अमेरिका के पैसों से आएंगी, तो वो आएंगी नेपाल के टैक्स पेयर के पैसे से ना। तो बेसिकली आपने अपना ही नुकसान किया। हाँ, और दूसरी बात ये कि भाई जब आप कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हो, हाँ, और नेपाल कोई ऐसा
जहाँ तक मैं जानता हूँ नेपाल कोई ऐसी डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि जहाँ पर किसी तानाशाह का कोई रूल हो और गवर्नमेंट चेंज ना होती हो, पर चुनाव होते हैं कुछ कुछ समय के बाद। तो किसी भी प्रोटेस्ट जब आप करते हैं तो उस प्रोटेस्ट का डेमोक्रेसी में पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को बताएं कि भाई देखो ये गवर्नमेंट कितनी करप्ट है और हमको ईमानदार लोग सत्ता में चाहिए और इनको वोट मत देना और हम दूसरी गवर्नमेंट लेके आएंगे जो सत्ता में आएगी और बेहतरीन ढंग से काम करेगी। प्रोटेस्ट का ये मकसद थोड़ी होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर को पीटें, उसको और उसके परिवार को जिंदा जला दें और जितना भी जो स्टेट की फिजिकल प्रेजेंस है, पुलिस थाने, पुलिस, संसद, उस सब पे हमला करके उसको डैमेज कर दें। तो भाई ये कोई बहुत महान काम तो हुआ नहीं है और इस तरह के रिवॉल्यूशन से भाई कुछ निकल के आता नहीं। ये सिर्फ अब क्या जो नई गवर्नमेंट आएगी वो क्या गारंटी वो ईमानदार होगी। करप्शन तो हम लोगों के यहाँ थोड़ा कल्चरल पार्ट भी है ना भाई। देखा इंडिया में जब लोगों की शादियाँ होती हैं तो सबको पता होता है कि नौकरी जो करता है इसकी सैलरी तो सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये है, लेकिन ऊपर की कमाई बहुत है। मतलब वो सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ भाई ये बड़े चोर किस्म का आदमी है, बहुत पैसे इसके पास है। सबको पता है ईमानदारी की कोई पैसे नहीं है इसके पास, सब बेईमानी है। तो भाई इतना समय ये कहूँगा कि जो ये नेपाल की प्रोटेस्ट है, हालांकि मैं क्यों बेकार में बात कर रहा हूँ मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। मैं ये चाहता हूँ कि नेपाल में एक ऐसा ढांचा हो जहाँ हर 4 साल में चुनाव होते हो और अगर नेपाल के लोगों ने एक बार गलती कर दी और ईमानदार पार्टी को सत्ता में मौका नहीं दिया तो भाई 4 साल बाद चुनाव होते हैं, उसमें आप साल भर आप प्रोटेस्ट करिए, अपनी बात लोगों को कहिए, इस बात के लिए उनको प्रिपेयर करिए कि 4 साल के बाद चुनाव हो तो वो सही और ईमानदार लोगों को चुन लें। तो जैसा कि बाकी डेमोक्रेसीज में है दुनिया की। अब ये सारा का सारा ये उत्पाद ये डेवलपिंग एशिया और अफ्रीका के देशों में ही होता है। तो अमेरिका में हर साल गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, न्यूजीलैंड में चेंज हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में चेंज हो जाती है, पूरे यूरोप के 28-29 देश है वहाँ आराम से चुनाव होते हैं। तो नेपाल में क्यों नहीं हो सकते भाई? अभी कुछ दिन पहले हमने बांग्लादेश में देखा यही हाल हो ना, वहाँ भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, कुछ लोग सत्ता में आ गए, अब कोई चुनाव का नाम नहीं। तो भाई आपको डेमोक्रेसी चाहिए थी तो डेमोक्रेसी किससे मिलेगी? तो वो बांग्लादेश में यही है, जब देखते हैं वहाँ कब चुनाव होते हैं वहाँ भी लोग खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाई मेरे ख्याल से जो ये केओस है उसमें सेलिब्रेशन करने वाली कोई बात नहीं है। ओके ठीक है, तो ये नेपाल पर प्रवचन खत्म हुए, इतनी इसकी ज़रूरत थी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लगभग ऑफिस के पास पहुँच रहा हूँ। और हाँ, नाइट शिफ्ट के बारे में भी बता दूँ आपको कि भाई नाइट शिफ्ट में देखो, नाइट शिफ्ट में क्या है, जब मैं जो नाइट शिफ्ट करता हूँ उसमें 2-3 बहुत प्रेशर मुझे रहते हैं। पता है कैसा प्रेशर रहता है? सबसे पहला तो ये रहता है कि भाई मुझे दिन में नींद नहीं आती ढंग से, आती है मैं सो जाता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल नहीं सोता हूँ, मैं सो जाता हूँ, लेकिन डीप स्लीप नहीं आ पाती है। बस वो एक लाइट हल्की सी एक स्लीप होती है, उसी में काम चलाना पड़ता है ना। और एक फटीग, एक थकान दिन भर रहती है, और खासकर जब पहला दिन होता है शिफ्ट का तो ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद थोड़ा माहौल सही हो जाता है। तो पहले आगे देखते हैं कहीं कुछ सही जगह पार्किंग मिले छोटी सी, नहीं मिली तो वापस आके यहाँ पे पीछे लगा देंगे इसके। चलो यहाँ पे लगा देते हैं यार, ये जगह तो मुझे ठीक दिख रही है। यहाँ पर तक तो गाड़ी लगाई जा सकती है, इसका मतलब काफ़ी लोग निकल गए। एक बार देखेंगे आगे कहीं कुछ बचा हो तो यहाँ पे नज़र मारते हैं, नहीं तो यहाँ पे आके लगाएंगे। देखो ये हमेशा रात की एक मुश्किल रहती है कि पार्किंग कहाँ पर मिलेगी। और पार्किंग क्या होता है कि अभी तो पार्किंग कहीं भी लगा के थोड़ा पैदल चला जा सकता है, लेकिन रात को सवेरे जब शिफ्ट खत्म होती है ना तो बिल्कुल मन नहीं करता कि भाई थोड़ा भी पैदल चला जाए। लगता है बस जैसे ऑफिस से बाहर निकले तो गाड़ी खड़ी करने की जगह सामने ही हो। मिल गई एक अच्छी पार्किंग, यहाँ लगाता है रिवर्स घुमा के। अभी टाइम हो रहा है 10:43। तो ये शिफ्ट वैसे तो 11 बजे शुरू होती है, लेकिन ऑफिस में सारे के सारे लोग 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। हैंड ओवर का जो टाइम है 10:50, और कोई लेट नहीं होता। मे भी कोई एक आध हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई। इंडिया में क्या होता है, यहाँ तो आधा घंटा 1 घंटा तो पता नहीं चलता ना, और कोई भी लेट भी कोई आ जाए तो कोई चक्कर नहीं, थोड़ा सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन भाई यहाँ कोई लेट वेट होता नहीं आसानी से, और जो लेट होता है सारे लोग उसको ऐसे देखते हैं जैसे इमेजिन करो कि आप चल रहे हो वहीं पर और एक तालाब में बहुत सारे बतख हैं और आप बगल से गुजरे उस पैदल चलते, और सारी बतखों ने मुंडी घुमाई और आपकी तरफ देखने लग गए। तो ऐसे ही आप समझो कि हैंड ओवर चल रहा है, मीटिंग में कम से कम 15-16 लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही आप आए, क्योंकि आप लेट आए, तो सारे के सारे लोग मुंडी उठा के आपको देखने आ गया। बोलेगा कोई कुछ नहीं, बस मतलब हो गया, आप खुद ही समझ जाओ ना। तो ये एक बात है। तो हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम पर ही आऊँ, लेकिन आपको पता है कि जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे ही रहना पड़ता है जहाँ भी आप रहते हैं ना। तो ये है,
और पहली बात, और दूसरी बात ये कि अब नाइट शिफ्ट में करना क्या होगा भाई, टाइम नाइट शिफ्ट में करना तो कुछ नहीं होता, सिर्फ बैठना ही होता है ना। तो क्योंकि रात को क्या आप काम करेंगे, करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो आराम से ही गुजर जाती है। कोई ऐसा मतलब मुझे लगता है कोई ऐसी जंग नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जो जंग है वो सिर्फ अपने अपने मतलब अपनी बॉडी के साथ है, कि आपको अपने शरीर से लड़ना है, कि आपको नींद ना आए, आप सो नहीं सकते, ये है। वैसे तो अगर थोड़ा झपकी आ गई तो ऐसा नहीं कि पहाड़ टूट पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी किसी को देखा नहीं कोई दूसरे किसी को सोते हुए, टू बी ऑनेस्ट। तो जब कोई और नहीं सो रहा है तो आप कैसे सो जाएंगे अकेले, तो वो कोई बोलेगा नहीं आपसे कोई कुछ, लेकिन ये थोड़ा वो बन जाता है कि भाई ये आता है काम पे और ये ऑफिस में जो है जिस समय बाकी लोग उठे होते हैं ये सो जाता है और खराटे मारता है, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो भाई 8 घंटे आपको उठे ही रहना होगा। तो मैं 7 बजे के तकरीबन मॉर्निंग में फ्री होऊंगा और रात को वहाँ बैठा रहूँगा और लैपटॉप खोल लूँगा या मोबाइल में कुछ वॉच कर लूँगा। 8 घंटे गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 10:45, अभी भी 5 मिनट अंदर जाने के लिए। तो मैं अंदर जाने के बजाय ये खोल के आप लोगों से बातचीत करता हूँ। भाई स्टार्ट हो गई, और ऐसा मैंने आपको बताया था रात को करने के लिए कुछ तो होता नहीं है, तो मैं बस ये यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ और 8 घंटे निकल जाएंगे। टाइम भी दिखाता हूँ आपको, टाइम हो रहा है 11 बज के। तो बस अब इसमें इतना ही था, नाइट शिफ्ट थी, ख़त्म हो गई। सारी रात बस ये मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन ताकते हुए गुजर गई। मतलब मैं शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत तकलीफ देह रात रही हो ना। अब थोड़ा सा नींद आई, थोड़ा सा नहीं आई, बस वक्त गुजर गया। और बस ऐसे ही वक्त गुजर रहा है। ज़िंदगी के 4 दशक गुजर गए, बाकी बचे कुछ भी गुजर जाएंगे। वो कब गुजरे पता नहीं लगा, जो बाकी गुजरेंगे उनका भी पता नहीं लगेगा। तो बस जाके सो जाऊंगा, थोड़ा शावर लूँगा और फिर आज फिर एक नाइट और आज फिर जाएंगे। तो बस मुझे नहीं पता आज के व्लॉग में क्या था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, क्या पता एक और बनाऊंगा आपके लिए मैं कुछ दिनों बाद या कल, तो शायद वो पसंद आए। नमस्कार, शुभ रात्रि, सवेरे 7:30 बजे।